हेलो तो वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं हमने मॉडल पेपर को स्टार्ट किया है। बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को यानी बीए थर्ड सेमेस्टर का जो मॉडल पेपर है उसको हमने स्टार्ट किया है। लास्ट क्लास में हमने मॉडल पेपर फर्स्ट को कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम मॉडल पेपर सेकेंड को यहाँ पर पढ़ेंगे। मॉडल पेपर हमारा दूसरा है, यहाँ पर सेकेंड मॉडल पेपर है। देखिए मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं से हम क्वेश्चंस को यहाँ पर कलेक्ट करके और जो एक्सपेक्टेशन है कि एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसी क्वेश्चंस को यहाँ पर लिए हुए हैं। जिनका एग्जाम 2025-26 में होना है बीए थर्ड सेमेस्टर का, उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पर हम देख लेंगे, लेकिन जब हमें लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज होगी तो शॉर्ट क्वेश्चंस उन्हीं में से पूछे जाते हैं। उनको हम उस टाइम पर जब एग्ज़ाम हमारा पास आ जाएगा उस टाइम पर शॉर्ट क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए अच्छे से। इसके लिए जो लॉन्ग क्वेश्चंस है इनको हम पहले मॉडल पेपर में सॉल्व करेंगे। तो बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मॉडल पेपर सेकेंड है इसको स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। फर्स्ट को हमने लास्ट क्लास में किया था, क्वेश्चंस बड़े थे यानी लॉन्ग क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बड़े थे, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसकी वजह से हम पार्ट वाइज जो मॉडल पेपर है उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आज क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, लोकतंत्रीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। यानी जो लोकतंत्रीकरण की अवधारणा है इसको स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में, यानी जो लोकतंत्रीकरण की कॉन्सेप्ट है उसको हमें कैसे स्पष्ट करें, कैसे उसको समझाएं, यहाँ पर वही पूछा जा रहा है। तो देखिए लोकतंत्रीकरण क्या होता है पहले ये समझेंगे, उसके बाद जो उसकी अवधारणा है उसको समझेंगे। लोकतंत्र को दो प्रकार से, यानी कि लोकतंत्र को दो प्रकार से समझा जा सकता है। कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं लोकतंत्र, देखिए एक तो हम ये समझते हैं लोकतंत्र क्या होता है, यानी लोकतंत्र में जो सभी शक्तियाँ होती है वो जनता के हाथों में होती है। अगर कोई भी सरकारी योजना चला रही है, अगर जनता का उसमें सहयोग नहीं होगा तो वो योजना जो है वो सफल नहीं हो सकती। कोई भी स्कीम हो, अगर जनता उसमें सपोर्ट नहीं करे तो वो सफल नहीं हो सकती है। तो किसी भी योजना को सक्सेस बनाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ में जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, चाहे देखिए जनता अपने देश के लीडर्स को भी चुनते हैं, यानी अपने देश के जो लीडर्स होते हैं उनको भी जनता चुनती है। हम डायरेक्ट तो उनको नहीं चुनते हैं, लेकिन जो हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुने गए होते हैं वो उनका चुनाव करते हैं। यानी कि जो हमारे देश के लीडर्स हैं उनको भी चुनने में हमारा जो जनता है यानी पब्लिक है उसका मेन रोल है। तो सबसे पहले लोकतंत्र हम समझिए अपना देश कैसा है, लोकतांत्रिक, यानी अपने देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक है अपना देश। तो यहाँ देखिए लोकतंत्र को दो प्रकार से कैसे समझ सकते हैं। एक पहला जो टाइप है वो क्या है, प्रथम टाइप क्या है, पहला प्रकार क्या है, रॉबर्ट डॉल और शोम्पीटर द्वारा प्रस्तुत प्रक्रियात्मक अथवा न्यूनतम लोकतंत्र। एक तो कैसा लोकतंत्र है कि प्रक्रियात्मक और न्यूनतम लोकतंत्र, किसके द्वारा है, रॉबर्ट डॉल और शोम्पीटर के द्वारा। और दूसरी तरीके से हम कैसे इसको समझ सकते हैं, मर्कल का वास्तविक अथवा सघन अधिकार लोकतंत्र, यानी कि मर्कल का वास्तविक अथवा सघन अधिकार जो है, अधिकतर जो है वो क्या है, लोकतंत्र इनके द्वारा है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का संबंध निर्वाचन, वयस्क मताधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बहुलवाद से है। यानी कि जो पहला टाइप हमने देखा कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र क्या होता है, तो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में क्या है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का संबंध निर्वाचन से यानी वोटिंग सिस्टम से, और वयस्क मताधिकार यानी वयस्क मताधिकार अडल्ट से है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बहुलवाद से है, यानी कि जो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है उसमें क्या होता है, निर्वाचन होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यानी जो व्यक्ति अडल्ट हो चुके हैं, 18+ एज है, तो वो वयस्क मताधिकार के वो वयस्क हो चुके हैं, तो मताधिकार अपने देश में जो वोटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार से है, वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी 18+ अगर आपकी एज है तो आप वोट डाल सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बहुलवाद से है। वास्तविक लोकतंत्र का संबंध स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ अन्य नागरिक स्वतंत्रताओं, संवैधानिक शासन, नागरिक समाज अथवा सिविल सोसाइटी से है। यानी कि वास्तविक लोकतंत्र का संबंध किससे होता है, जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं, ये वास्तविक लोकतंत्र। इसका मतलब कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके साथ साथ अन्य नागरिक स्वतंत्रताओं, संवैधानिक शासन, नागरिक समाज अथवा सिविल सोसाइटी से है। देखिए जो व्यक्ति को शासन की स्वेच्छाचारित से रक्षा करता है, यानी जो व्यक्ति शासन की स्वेच्छाचारिता से रक्षा करता है, लैरी डायमंड इन सबके अलावा सामाजिक आर्थिक न्याय को भी लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा में स्थान देता है। यानी कि
इन इसको भी जो लैरी डायमंड है, इन सब के अलावा सामाजिक, आर्थिक और न्याय को भी लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा में स्थान देते हैं। न्यूटन के अनुसार, न्यूटन ने क्या कहा है लोकतंत्र के बारे में? एक राजनीतिक व्यवस्था का अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर संक्रमण लोकतंत्रीकरण कहलाता है। यानी न्यूटन ने क्या कहा है कि एक जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर जो संक्रमण है वही लोकतंत्रीकरण कहलाता है। दुनिया के सभी देश लोकतांत्रिक नहीं है, यानी सभी देश में जो सभी देश का सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक नहीं, यानी लोकतांत्रिक नहीं। अपना देश जो है वो लोकतांत्रिक है। कुछ दीर्घकाल से लोकतांत्रिक है तो कुछ सत्तावादी, यानी कई देशों पर सत्तावादी सरकार चलती है और कहीं पर लोकतांत्रिक सरकार चलती है। कहीं लोकतंत्र परिवर्तन लोकतंत्रीकरण है, कहीं लोकतंत्र जो परिवर्तन है वो क्या है? लोकतंत्रीकरण है। पलट दिया गया तो कहीं लोकतंत्र की ओर यात्रा जारी, यानी कि कहीं जो लोकतंत्र है उसको पलट दिया गया तो कहीं लोकतंत्र की जो है यात्रा वो जारी है, न्यूटन के हिसाब से। संक्षेप में कम लोकतांत्रिक से अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था या सत्तावादी से लोकतंत्र की ओर जाने की प्रक्रिया और लोकतांत्रीकरण एक विशेष प्रकार का परिवर्तन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्थायित्व देती है। देखिए इसका मतलब क्या है, अर्थात लोकतांत्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैर लोकतांत्रिक समाजों में लोकतंत्र की शुरुआत, संस्थाकरण एवं सुदृढ़ीकरण की ओर ले जाती है। यानी इसका अर्थ क्या है कि जो लोकतांत्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैर लोकतांत्रिक समाज, यानी जहाँ पर लोकतांत्रिक समाज नहीं है वहाँ पर लोकतंत्र की शुरुआत करते हैं, वहाँ की जो संस्थाकरण है और जो सुदृढ़ीकरण है उसकी ओर ले जाते हैं। लोकतंत्र लोगों के शासन का प्रतीक है। देखिए हमने पढ़ा है कि लोकतंत्र में जो शासन होती है, यानी जो मेन पावर किसके हाथों में होती है? लोगों के हाथों में होती है। यानी लोकतंत्र क्या है? लोगों के शासन का प्रतीक है एवं राजनीति में विभिन्न समूहों के हितों को हिंसा के बजाय बातचीत के द्वारा समाधान का एक तरीका है। यानी जो राजनीति है वहां पर हिंसा के बजाय क्या होती है? लोग आपस में बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, ये एक समाधान होता है। यह न केवल सरकार का एक रूप है बल्कि एक सामाजिक स्थिति अथवा जीवन शैली भी है। यानी जो लोकतंत्र है केवल एक सरकार का रूप नहीं है, सामाजिक देखिए समाज में भी सामाजिक स्थिति से भी देखें तो ये एक जीवन शैली भी है। एक सच्चे लोकतंत्र में सरकार अथवा राज्य एवं नागरिकों के मध्य दो तरफा संवाद होता है। यानी जो एक लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है? सरकार एक तरफ क्या होती है? सरकार, और एक तरफ राज्य के जो नागरिक होते हैं। यानी लोकतंत्र में सरकार और राज्य के जो नागरिक है इनके मध्य संवाद होता है। यानी एक तरफ से सरकार जवाबदेही होती है, अगर सरकार ने कोई स्कीम, कोई योजना या किसी भी रूल को सरकार या संविधान में संशोधन कुछ भी कर रही है तो वो सरकार जो है, संसद जो है वो लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। तो क्या है कि नागरिकों के मध्य दो तरफा संवाद होता है। नागरिकों द्वारा सरकार को उसके प्रदर्शन के आधार पर चुना जाता है। यानी नागरिक सरकार को कैसे चुनते हैं? सरकार के प्रदर्शन के अनुसार, यानी सरकार किस तरीके से देश को लीड करे। अगर ऐसा कोई लीडर हो जो देश की प्रगति पर ध्यान न दे या देश की जो उन्नति है उस पर ध्यान न दे तो हम ऐसे लीडर को अपने देश में नहीं चुनेंगे। तो सरकार को चुना कैसे जाता है? उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें चुना जाता है। जबकि सरकार अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति करती है, यानी जो सरकार क्या होती है वो लोगों के लिए अपने कार्य करती है तथा सत्तावादी प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखती है। और जो सत्ता है उनकी जो प्रवृत्तियां हैं यानी जो उसकी नीतियां उसको नियंत्रण में सरकार रखती है। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सरकार की शक्ति पर एक सीमा के रूप में कार्य करती है। यानी जो नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, यानी नागरिक जो एक्टिव होते हैं सरकार के प्रति, वो क्या होती है? एक तरीके से सरकार के ऊपर ये शक्ति रहती है। सरकार देखिए सरकार की शक्ति पर एक सीमा के रूप में कार्य करती है। यानी नागरिक अगर एक्टिव नहीं होंगे तो सरकार कोई भी सरकार, देखिए सरकार कैसे सही रूप से चल सकती है? जब देश के लोग उस पर वाद विवाद करें। सरकार और लोगों के मध्य जब वाद विवाद होंगे तब सरकार कोई भी योजना निकाले, कोई भी स्कीम निकाले तो वो सोच समझ कर, अगर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो सरकार मनमानी करेगी। अगर जनता नहीं बोलेगी तो सरकार हमेशा मनमानी करेगी। लेकिन अगर सरकार कोई भी योजना निकालती है तो उससे पहले वो ये सोचती है कि क्या ये लोगों के लिए हितकारी है, क्या लोग इसका डेबिट करें, इस पर बहस करेंगे या वाद विवाद करेंगे। तो इन सब चीज़ों को सोच करके सरकार कार्य करती है। देखिए तो लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों का जो शक्तियाँ होती है लोगों के पास, सरकार उसके अंडर में काम करती है। इस प्रकार स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी जो अपने देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र चुनाव, चुनावी प्रतिस्पर्धा एवं उसके परिमाण को स्वीकारना, नागरिक समाज और जनता की लोकतंत्र में आस्था, कमजोर वर्ग महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। यानी सरकार क्या करती है?
लोकतांत्रिक जो सरकार है वो क्या करती है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करती है, स्वतंत्र चुनाव कराती है, चुनाव जो प्रतिस्पर्धा है और उसके जो परिणाम को स्वीकारना, नागरिक समाज और जनता की लोकतंत्र में आस्था, यानी जो नागरिक है, जो समाज है, जो जनता है, पब्लिक है, उसकी लोकतंत्र में आस्था बनी रहे, इसके लिए सरकार कैसे कार्य करती है। कमजोर जो वर्ग है, जिन्हें जैसे कमजोर वर्ग जो है, महिलाएं जो हैं और जो अल्पसंख्यक है, उनकी सुरक्षा करते हैं सरकार। तो ये लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। देखिए, लोकतंत्रीकरण की ओर इशारा करती है। लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया एवं पूर्व शर्तें विभिन्न देशों में अलग अलग होती है, यानी जो लोकतंत्र की शर्तें होती है वो विभिन्न देशों में अलग अलग होती है। सदियों के क्रमिक परिवर्तन से यूनाइटेड किंगडम में 1689 ईस्वी में निरंकुश राजतंत्र का स्थान संवैधानिक लोकतंत्र ने लिया, यानी कि अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम है, यानी जो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जो है, वहाँ पर क्या थी, निरंकुशवादी राजतंत्र था, यानी वहाँ पर राजा शासन करते थे। लेकिन अब 1700 यानी 1689 तक वहाँ पर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सदियों के क्रमिक परिवर्तन से यूनाइटेड किंगडम यानी जो यूके है, यूके में क्या था, 1689 ईस्वी में निरंकुश राजतंत्र का स्थान संवैधानिक लोकतंत्र ने लिया, यानी 1689 से पहले वहाँ पर राजा शासन करते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो राजतंत्र का अधिकार है वो किसने लिया था, संवैधानिक लोकतंत्र ने लिया था। अमेरिका एवं फ्रांस में लंबे संघर्ष एवं क्रांति के पश्चात 1776 से 1789 ईस्वी में क्रमशः लोकतंत्र की स्थापना हुई, यानी अमेरिका और फ्रांस ऐसे दो कंट्री हैं जहाँ पर लंबे संघर्ष किए गए लोकतंत्र के लिए, यानी वहाँ पर भी राजतंत्र था, राजा शासन करते थे, लेकिन वहाँ पर क्या किया गया, संघर्ष किए गए, किसके लिए, स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए, यानी लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहाँ पर संघर्ष किए गए। तो अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, 1776 में, यानी 1776 में, और फ्रांस में 1789। फ्रांस की क्रांति भी हमने पढ़ा है, फ्रांस की क्रांति होती है तो उसके द्वारा वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होती है। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद में कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों में, यानी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है, जैसे कनाडा हो गए, न्यूजीलैंड हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, जो अन्य देश है, लोकतंत्र के बीज बोए, इन्होंने भी लोकतंत्र के बीज बोए, यानी लोकतंत्र को अपने देश में लागू करना चाहा। 1774 ईस्वी में पुर्तगाल में तानाशाही की समाप्ति के बाद लोकतंत्र, यानी पुर्तगाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, 1974 के बाद हुई, यानी कि अपने देश आज़ाद होने के बाद भी, देखिए 1974 यहाँ पर दिया, पुर्तगाल में तानाशाही की समाप्ति इसके बाद हुई थी। फिर स्पेन में 1975 में, ब्राज़ील में 1985 में और चिली में 1989 में लोकतंत्र आया, यानी कि वहाँ पर राजतंत्र चलता था। जैसे पुर्तगाल हो गए, यहाँ देख सकते हैं, स्पेन हो गए, ब्राज़ील हो गए, चिली हो गई, ये पुर्तगाली जो यहाँ पर था राजतंत्र था, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना इस सन में हो गई। और 1990 से 1991 ईस्वी में सोवियत संघ रूस के विघटन के पश्चात पूर्वी एवं मध्य यूरोप में लोकतंत्र आया, यानी 1990 से 1991 ईस्वी के टाइम पर सोवियत संघ के विघटन के पश्चात पूर्वी एवं मध्य यूरोप में लोकतंत्र आया, यानी पूर्वी और मध्य यूरोप में लोकतंत्र कब आया था, 1990 से 1991 के बीच। कब आया, जब सोवियत संघ के बीच विघटन हुआ, यानी सोवियत संघ के बीच जब अलगाव हुए, विघटन हुए, तो इसके पश्चात क्या हुआ, जो पूर्वी एवं मध्य यूरोप है वहाँ पर लोकतंत्र आया। ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद सन 1950 में भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरा, यानी और भारत में लोकतांत्रिक देश कब बना, भारत 1950 में, यानी जब यहाँ से अंग्रेज चले गए, अपना देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद अपने देश में लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया गया। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे शुरू की गई थी, यानी जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बाद जो लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया थी उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और आज हमने देखा कि लोकतंत्र जो है वो कैसे स्थापित किया गया और लोकतंत्र का क्या महत्व होता है अपने देश में, किसी भी देश में लोकतंत्र का क्या महत्व होता है। देखिए, राजतंत्र होता है तो वहाँ पर राजा रूल करते हैं, लोकतंत्र होता है तो इसमें सभी शक्तियाँ जो होती है वो जनता के हाथ में। कैसे होती है, हमें अपनी सरकार चुनने की लिबर्टी है, हम चाहे तो अपने देश के हम अच्छे लीडर्स को चुन सकते हैं जो अपने देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाए। हमें ये आज़ादी है, हमारे पास ये शक्ति होती है, पब्लिक के पास, जनता के पास ये शक्ति होती है कि वो अपने देश के नेता को चुन सकते हैं। और कोई भी स्कीम हो या सरकार के द्वारा कोई भी योजना हो, जनता उसका विरोध भी कर सकती है। अगर वो स्कीम हमारे हित के लिए नहीं है तो हम उसका विरोध भी कर सकते हैं। तो कोई भी स्कीम हो तो उसको सफल बनाने के लिए वो तभी सक्सेस होता है जब जनता का उसमें भागीदारी होता है। तो हमने देखा कि अपने देश में लोकतांत्रिक जो शासन है वो कब आया था, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही वास्तविक लोकतंत्र की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, ये समझाइए। अभी हमने ऊपर जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्या पढ़ा
कि भारत में 1950 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो लोकतांत्रिकरण प्रक्रिया भारत में कब आई थी? लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया 1950 में। तो यही समझाना है कि भारतीय संविधान के लागू होने के साथ, यानी जब अपने भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, उसके साथ ही वास्तविक जो लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया है वो उसकी शुरुआत हो जाती है। तो इसको हमें डिटेल से समझाना है। देखिए, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान कैसे बना, कब लागू हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा समझ रहे थे। उसके बाद कैसे स्थापित हुई लोकतांत्रिकरण की जो प्रक्रिया है उसको समझेंगे। जो लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया है वो भारत में कब स्थापित हुई? जब वास्तविक रूप से कब प्रयोग में लाई गई? जब संविधान लागू हुआ। देखिए, भारत के संविधान में ऐसे नियम सम्मिलित किए गए, यानी भारत के संविधान में ऐसे नियम सम्मिलित किए गए जिसके अनुरूप ही देश का प्रशासन चलाना था। यानी भारतीय संविधान में हर वो चीज़ का वर्णन किया गया है, अपने देश को कैसे चलाना है, किस प्रकार से क्या करना है, सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। इसने लोकतांत्रिक एवं संसदीय सरकार की रूपरेखा पेश की। जो भारतीय संविधान है उसमें क्या पेश किया गया है? लोकतांत्रिक एवं संसदीय सरकार, यानी संसद की सरकार जो है, लोकतांत्रिकरण और संसद की जो सरकार है उसकी रूपरेखा को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण प्रक्रिया का शुभारंभ होना था तथा लोकतंत्र के आयामों सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए जाने थे। उत्तर औपनिवेशिक भारत, यानी जब अपने देश को आज़ादी मिलती है उसके बाद क्या होता है? लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ होना था। लोकतंत्र के आयामों जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए गए। हमने ये क्वेश्चंस आगे पढ़े हैं कि कैसे सामाजिक कार्य किए गए, कैसे आर्थिक कार्य किए गए। आर्थिक कार्य के लिए पंचवर्षीय योजना, यानी जो 5 ईयर प्लान थी, इसको प्लानिंग की गई। सामाजिक कार्य में जैसे शिक्षा पर ध्यान दिया गया, चिकित्सा पर ध्यान दिया गया, ये सब मेन कारण रहे थे। उसके बाद देखिए, कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर, यानी भारत में संविधान का निर्माण कैसे होता है? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कैबिनेट मिशन योजना कहाँ से आता है? यानी कि इंग्लैंड से। इंग्लैंड में उस टाइम पर लेबर पार्टी की सरकार चल रही थी और वहाँ से उसके प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था, जिसके आधार पर भारत के संविधान की गठन किया गया था। देखिए, कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। शुरुआत में इसके सदस्यों की संख्या 389 थी। यानी भारतीय संविधान, यानी जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान का गठन होता है और इसमें सदस्यों की जो संख्या 389 किस आधार पर ली गई थी? यानी जनसंख्या के आधार पर। उस टाइम पर भारत की जनसंख्या जितनी थी उसके आधार पर ये जो 389 सदस्य चुने गए थे। यानी एक सदस्य जो थे वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। उसके बाद देखिए, मुस्लिम लीग ने इस सभा के कार्यों में भाग लेने से मना कर दिया। जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था, सदस्यों को चुना जा रहा था, तो मुस्लिम लीग क्या किया था? इनमें भाग लेने से मना किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो एक अलग देश की मांग करती थी, यानी पाकिस्तान की मांग करती थी। वो भारत से पृथक होकर के पाकिस्तान एक नया देश बनाने की मांग करती है जहाँ पर मुसलमान रहते हैं। तो इसने इसका विरोध किया था, इसमें भाग नहीं लिया। उसके बाद क्या है, जिसने पाकिस्तान के निर्माण के बाद लीग की सदस्य इसके सदस्य नहीं रहे। यानी जब पाकिस्तान का निर्माण हो जाता है तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य होते हैं वो भारतीय संविधान के सदस्य नहीं रहते हैं। इस वजह से बाद में इसके सदस्यों की संख्या 310 रह गई थी और संविधान सभा पर हस्ताक्षर जानेंगे 279 लोगों ने किया है। शुरुआत में दिसंबर 1946 ईस्वी को सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। यानी जब संविधान की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, देखिए संविधान का गठन किया गया 6 दिसंबर 1946 को। इसकी जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। इसकी सिफारिश कौन करते हैं? जेबी कृपलानी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्यों चुना गया? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और उस टाइम पर इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया पहली बैठक में। लेकिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी सभापति बनाए गए। इसके बाद देखिए क्या हुआ, इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक कार्य किया। यानी संविधान बनने में कुल कितना टोटल टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनने में लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो कारण जानेंगे आगे कि क्यों 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन इंतजार करना पड़ा 26 जनवरी 1950 को। तो उसके बारे में समझेंगे। देखिए, अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने
यानी अगस्त 1947 में संविधान सभा के निर्माण के लिए विभिन्न समितियों की स्थापना की गई। यानी संविधान सभा के निर्माण के लिए समितियां बनाई गई। एक विशेष समिति प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति को संपूर्ण संविधान की रूपरेखा तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। यानी कि जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया कि ये संविधान सभा का रूपरेखा यानी उसका प्रारूप तैयार करे। इसका जो काम है वो प्रारूप समिति गठित की गई और प्रारूप समिति के सदस्यों को काम दिया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और इसमें 6 अन्य सदस्य भी थे। देखिए, इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष चुने गए थे, नियुक्त किए गए, जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया। यानी प्रारूप समिति कह ले या मसौदा समिति कह ले या ड्राफ्टिंग कमेटी कह ले, ये इसे ही कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया? संविधान का मसौदा तैयार किया, यानी ड्राफ्ट को तैयार किया। संविधान का मसवीदा यहाँ लिखा है, मसौदा होता है। तैयार हो जाने के पश्चात उसे जनता की प्रतिक्रियाएं जानने हेतु प्रकाशित किया गया। यानी जब उसे प्रकाशित किया गया जनता को जानने के लिए, उसके पश्चात उसे संविधान सभा के सामने पेश किया गया, जिसने प्रस्तावित लगभग 2000 संशोधनों पर विचार किया। यानी 2000 संशोधन पर विचार किया गया। इसके बाद संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। यानी उसके बाद जब संशोधन करने के बाद संविधान ने इसे 26 नवंबर 1939 को स्वीकार कर लिया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। यानी ड्राफ्टिंग कमेटी भी 26 जनवरी 1950 के साथ लागू हो जाती है। तो संविधान का निर्माण कैसे किया गया? यानी कि जो लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? जब संविधान का निर्माण किया जाता है। और संविधान का निर्माण कैसे किया गया? संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की सदस्यता को स्वीकार नहीं किया जब पाकिस्तान अलग बन गया। उसके बाद जो प्रारूप समिति है इसको तैयार किया गया। प्रारूप यानी संविधान की रूपरेखा को तैयार किया गया। फिर उसमें लगभग 2000 संशोधन किए गए। संशोधन करने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो जो लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया रही वो कैसे रही? देखिए, संविधान सभा के सदस्यों को कौन चुना था? जनता ने चुना था। यानी प्रतिनिधियों को चुना गया था लोगों के द्वारा। जो उस टाइम पर लीडर्स थे, जो संविधान को बनाने के काबिल थे, उनको लोगों ने चुना और संविधान बनाया गया। उसके बाद लोकतांत्रिक उसमें हर चीज़ का जैसे वर्णन किया गया है, सभी चीज़ के बारे में उसमें अच्छे से समझाया गया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में, जनता के पास कितनी शक्ति है, वो क्या-क्या कार्य कर सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में समझाया गया। तो संविधान का निर्माण कैसे होता है और संविधान सभा, हाँ देखिए, एक बात जाना है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया, लेकिन उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो कोई कारण रहा होगा, उसका कारण जान लेते हैं। देखिए, कारण था कि 26 जनवरी के दिन 1930 में लोगों ने तिरंगा फहराया था। यानी कि पूर्ण जो स्वतंत्रता थी इसको अपनाया था। लोगों ने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को हम अपनी आज़ादी का दिवस मनाएंगे, लेकिन अपना देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो उसकी महत्ता कम न हो जाए। यानी 26 जनवरी का जो डेट है उसका जो महत्व है वो कम ना हो जाए, इसलिए जो संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 के दिन। तो ये कारण रहते हैं कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस दिन हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। जो अपने देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक शासन है, इसकी शुरुआत भी उसी दिन से होती है। तो हमने समझा लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है और लोकतांत्रिक सबसे पहले क्या महत्व है लोकतंत्र का अपने देश में। तो जो सब एक्चुअल में जो पावर होती है वो जनता के पास होती है। जनता अपने देश के लीडर को भी चुन सकती है। अपने देश की प्रगति में, देश की उन्नति में सबसे बड़ा रोल होता है जनता का। अगर जनता का सहयोग ना हो, सपोर्ट ना हो, तो देश का आगे बढ़ना या किसी भी स्कीम का आगे बढ़ना, कोई चीज़ सक्सेसफुल होना ये पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे जो क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ऐसे जो क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।